तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और बेसिकली ये वाला सैंपल पेपर हम लोग कर ही रहे थे, इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, तो अभी तक आपने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो देख लिया है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना 12 मार्च, जी हाँ बच्चों, 12 मार्च 2024 को जो आपका फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन्स हम लोग डिस्कस करते हैं सैंपल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। और पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा कर के देखेंगे, तो ये क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रखे हैं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर जिसको हिंदी में आप खंड सी या खंड ग भी कहते हैं। इसके अंदर मेनली हमसे 3-3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएँगे और इसका आंसर हमें 100 से 150 शब्द, जी हाँ बच्चों, 100 टू 150 वर्ड्स के अंदर इनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व जो विटामिन्स होते हैं इनका आपको वर्णन करना है, ठीक है? तो भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जो विटामिन्स होते हैं उनमें आपका विटामिन ए, बी, डी वगैरह ये सारे विटामिन्स आ जाता है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर एक-एक करके देख लेते हैं। जो आपका विटामिन ए होता है बच्चों, ये रेटिनल इसको कहा जाता है, ठीक है? और शरीर की जो वृद्धि होती है, हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ास करके जो हमारी आँखें होती है ना, आइज़ होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने अपने आस-पास ज़रूर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगा हुआ होता है, ठीक है? आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जिनको चश्मा लगा हुआ होगा, ठीक है? तो चश्मा लगने का एक कारण यह भी होता है कि उनके शरीर में विटामिन ए की कमी है। तो अगर आपको ये रखना है कि भैया ज़िंदगी भर मुझे कभी चश्मा वग़ैरह ना लगे, तो आप ऐसा खाना खा सकते हैं जिसके अंदर विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में आपको मिले, ठीक है? और वो कौन-कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वो मैंने इसी सैंपल पेपर का जो पार्ट 1 वाला वीडियो बनाया है, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर रखा है, ठीक है? तो वो जा कर के देख लीजिएगा। मेनली आपका डेयरी प्रोडक्ट वग़ैरह जो होता है ना, दूध से बनी हुई चीज़ें, उसमें आपको विटामिन ए मिल जाएगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप पार्ट 1 वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर हमारा विटामिन डी जो होता है बच्चों, उसके बारे में बता रखा है कि शरीर की सभी हड्डियों के बनाने में और उनके वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा ये सहायक होता है। तो बॉडी में जितने भी हमारी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उनको बनाने में और उनकी वृद्धि और विकास में, ठीक है? तो ये विटामिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर किसी के शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है, तो यह उसके अंदर देखा जाएगा कि उसकी हड्डियों में जो है कमज़ोरी पाई जाएगी बेसिकली, ठीक है? तो इसीलिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में हो। और विटामिन डी लेने का एक बेस्ट तरीका ये है कि सन जो होता है ना, यानी सूरज जो होता है उसकी धूप ले आप। एटलीस्ट एक दिन में 20 से 25 मिनट तक सूरज की धूप ले तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर विटामिन डी देखने को मिल जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। मैं तो यहाँ पर डेली बेसिस पे ये प्रयास करता हूँ कि सूरज का धूप लूँ 20 से 25 मिनट तक। और अब आप बोलेंगे कि सर जी गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मी में तो सूरज की जो धूप होती है वो चिलचिलाती हुई धूप लगती है शरीर के ऊपर। तो क्या हम ऐसे जाएँ और एकदम मुर्गा फ्राई हो जाए? ठीक है? तो मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सुबह-सुबह जो धूप निकलती है ना, उस धूप को आप लिया कीजिए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अगर बिल्कुल पीक गर्मी का महीना है, जैसे अभी के महीने की मैं बात करूँ, अभी आपका ये मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है? तो अभी आप सुबह 7 बजे या फिर साढ़े 7 बजे आराम से जाइए और छत पर जाकर के अच्छे से धूप लीजिए, मज़ा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बहुत पहले से करता हुआ आ रहा हूँ, अराउंड 4-5 साल हो गए मुझे करते हुए, बहुत अच्छा लगता है। सन का अगर आप जो लाइट है यानी धूप लेते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, पूरे दिन एनर्जेटिक आपको महसूस
होगा बच्चों। इसके आगे चले तो विटामिन ई के बारे में बता रखा है कि यह सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके आगे चले तो यहाँ पर विटामिन के बारे में बता रखा है, यह खून को जमाने में सहायता करता है। विटामिन बी जो होता है बच्चों, इसके अंतर्गत 6 विटामिन्स का एक समूह आता है, ग्रुप आता है, ठीक है? तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो विटामिन सी होता है, यह क्या काम करता है? शरीर के टेंडेंस और लिगामेंट्स की मरम्मत और विकास के लिए ज़रूरी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। जो आपका इम्यून सिस्टम है ना, उसको ही मजबूत करने में विटामिन सी हमारी सहायता करता है। तो भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में विटामिन्स का वर्णन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन्स ऑफ फूड। तो विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इन सब के बारे में वर्णन आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बच्चों। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट के 20-20 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 4 चाँद लगाना चाहते हैं, तो इन सैंपल पेपर्स को आप ले सकते हैं। ये जो सैंपल पेपर्स है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो अभी 2024 का आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है। और फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, आपको पता ही होगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, तो आप इन सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये सैंपल पेपर्स इतना मैं बेधड़क आपको इसलिए रिकमेंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज तक का सारा एक्सपीरियंस हमारा आपको इन सैंपल पेपर्स के अंदर देखने को मिलेगा और हमने खुद बनाया है ये सैंपल पेपर। आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों पहले हम लगभग 1 से डेढ़ महीना तक चैनल पे इनएक्टिव थे, उस टाइम पे वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा अपलोड नहीं हो रही थी। तो उस दौरान मैं, कृष्णा सर, ठीक है, बाकी हमारी पूरी टीम क्या कर रहे थे कि दिन-रात मेहनत कर रहे थे आपके लिए सैंपल पेपर्स बनाने के लिए। और हमारा एक तरह का ड्रीम था कि हम बच्चों को सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाएँ इस तरह से। तो फाइनली वो ड्रीम पूरा हुआ है बच्चों। आप सभी बच्चे ये सैंपल पेपर्स ले सकते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं, सर फ्री में दे दो ना, क्या दिक्कत है सर जी? ठीक है, तो देखिए बच्चे, यहाँ पर एकदम मैं कठोर शब्दों में अगर मैं आपको बोलूँ तो फ्री में नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये जो सैंपल पेपर्स है, दिन-रात मेहनत करके हमने आपके लिए बनाया है। तो इतना मेहनत के लिए हम भी कुछ यहाँ पर उपेक्षा करते हैं आपसे कि हाँ, हमें भी कुछ उसका रिवॉर्ड मिले। और अगर हमें वाक़ई में पैसा ही कमाना होता ना, एक्चुअली देखा जाए, तो हम इसका प्राइस रखते ₹300 या फिर ₹400। क्योंकि आप मार्केट में चले जाइए, कोई सा भी सैंपल पेपर उठा कर के देख लीजिए किसी भी कंपनी का, मिनिमम आपको ₹150 में तो देखने को मिलेगा ही, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है? और मैक्सिमम तो आपको यहाँ पर ₹250 या फिर ₹500 तक भी सैंपल पेपर्स मिलते हैं, जिसमें 2-4 सैंपल पेपर आपको मिल जाएँगे। वो भी उसमें अच्छा से एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं होगा। भाषा शैली जो होगी आंसर्स की बहुत ज़्यादा टफ होगी, उसको आसानी से आप याद नहीं कर सकते। और ये जो सैंपल पेपर्स हम आपको दे रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आसान भाषा शैली में इसके अंदर आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे इन सैंपल पेपर्स के अंदर, ये लास्ट 10 ईयर का जो आपका पेपर हुआ है ना, इसमें जो क्वेश्चन्स बार-बार रिपीट हो रखे हैं, वो क्वेश्चन्स आपको इन सैंपल पेपर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। जो हमने हिंदी का सैंपल पेपर दिया था बच्चों को, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था बच्चों को, ठीक है? और 2019 में जब मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम पे हर सब्जेक्ट का 2 से 3 सैंपल पेपर मैंने सॉल्व किया था खुद से। तो उसके हिसाब से मेरे जो परसेंटेज बने थे, क्योंकि उस टाइम पे 100-100 नंबर का पेपर आता था, प्रैक्टिकल वगैरह ज़्यादा नहीं हुआ करता था, तो मेरे 85% बने थे बच्चों 12th क्लास में, ठीक है? सोचिए, केवल 2 से 3 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने सॉल्व किया था। तो अगर आप भी इन सैंपल पेपर्स को लेते हैं और 2 सैंपल पेपर, 3 सैंपल पेपर छोड़िए, आप कम से कम 5 सैंपल पेपर करके जाइएगा, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है? 5 से 10 सैंपल पेपर भी अगर आप करके जाते हैं, आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी, ठीक है? इन सैंपल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर 2 आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इन दोनों में से किसी एक पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? और आपको हाय लिख करके भेजना है और उसके बाद VSP07 ये कूपन कोड है, उनको लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे ही ये कूपन कोड आप उनको लिख करके भेजेंगे, आप उन बच्चों में शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे जिनको 50% का यहाँ पर डिस्काउंट यानी कि छूट देखने को मिलेगा सैंपल पेपर्स के ऊपर। वैसे इनका प्राइस जो है ₹199 है, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्काउंट के साथ जो है केवल ₹99 में जो है 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएँगे। ध्यान रखिएगा, ये छूट लेने के लिए आपको ये कोड भेजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VSP07। अगर आप ये कोड नहीं भेजते हैं, तो आपको ₹199 पे करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है? तो ये कोड ज़रूर उनको बताइएगा।
तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बनाइए बच्चों, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व खनिज पदार्थ का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व खनिज पदार्थ, जिसके अंदर आपका आयरन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, सोडियम आ जाता है, आयोडीन आ जाता है और फ्लोराइड आ जाता है, ठीक है? इनके बारे में समझ लीजिए। देखिए आयरन की बात करें तो यह खनिज रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो अब आप बोलेंगे सर जी आयरन मतलब लोहा खाने लग जाए क्या हम? तो मैं आपको बोलूँगा भैया लोहा नहीं खाना है हमें, ऐसा खाद्य पदार्थ खाना है जिसके अंदर आयरन की मात्रा अच्छी खासी हो, जैसे पालक, ठीक है? पालक के अंदर आपको अच्छा खासा अमाउंट में आयरन देखने को मिल जाएगा और आपके बॉडी में अगर प्रचुर मात्रा में आयरन होगा बच्चों, तो इससे क्या होगा आपका बॉडी के अंदर जो ब्लड है, खून है, उसमें जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है ना, वो अच्छे से हो पाएगा। अगला है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या काम करता है? यह हमारी हड्डियों और दाँतों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी में जितनी भी हड्डियाँ हैं, वो कैल्शियम से बनी हुई है। जो हमारा दाँत है, वो भी तो एक तरह का हड्डी ही है बच्चों, तो ये भी तो कैल्शियम से बना है। तो इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होता है और यह भी आपका भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर, खनिज पदार्थ के अंदर आप इसको शामिल कर सकते हैं। अगला है फास्फोरस, तो यह हमारे दाँतों तथा हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो फास्फोरस अगर आपके बॉडी में अच्छी खासी मात्रा में है, तो आपके जो दाँत है, हड्डियाँ हैं, वो मजबूत बनी रहती है। सोडियम की बात करें, तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है और आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी कमी से सेगवाइटर रोग हो सकता है, ठीक है? ध्यान से समझ लीजिएगा, सेगवाइटर ये एक तरह का रोग होता है जो आयोडीन की कमी की वजह से हो सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे देगा सेगवाइटर रोग, एक हो जाएगा आपका रतौंधी, एक हो जाएगा एनीमिया, एक हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा आयोडीन की कमी की वजह से यहाँ पर जो रोग होता है वो होता है सेगवाइटर। ठीक है बच्चों? तो आपका यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए अगला है हमारा यहाँ पर फ्लोराइड, तो इसके बारे में बता रखा है यह हमारे नाखूनों और दाँतों के निर्माण और मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा ये सहायक होता है फ्लोराइड, ठीक है? तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल कंटेंट ऑफ फूड। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आयरन हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया और फ्लोराइड हो गया। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों। आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि खेलों में मनोवैज्ञानिक गुण के रूप में आत्मसम्मान के बारे में संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रीफली डिस्कस सेल्फ स्टीम एज अ साइकोलॉजिकल ट्रीट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसके बारे में इस तरह से आंसर आपको लिखना है कि किसी भी गतिविधि में भाग लेने से हमारा आत्मसम्मान कैसे बढ़ता है। आत्मसम्मान और खेलों में भागीदारी आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? और अर्थात उच्च आत्मसम्मान वाले खेलों के स्थान में शामिल होने की संभावना अधिक होती है। खेल गतिविधियाँ स्वायत्तता, भावशीलता, अपनत्व, प्रभुत्व आदि की भावना को बढ़ावा देती हैं। यह सभी आत्मसम्मान के बढ़े हुए स्तरों से जुड़ी हुई होती है। खेल गतिविधियों में भाग लेने से अभ्यास, सामाजिक लेने की क्षमता, नई चुनौतियों में सफलता और नए कौशल का विकास हमें देखने को मिलता है और नई गतिविधियों के ये आवश्यक तत्व उन स्थितियों की ओर ले जाते हैं जहां आत्मसम्मान बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल आपको यही बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है यहाँ पर। और अगर हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें जो इसी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर भी हमारा स्किल डेवलपमेंट और नई-नई चुनौतियाँ हम फेस करेंगे और ये भी देखेंगे कि समाज के समक्ष हमें कैसे रहना है, ठीक है? बाकी आप यहाँ पर आंसर देख भी सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 28वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है, समझाइए। तो देखिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है बच्चों, ये पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अगर बात करें निर्माण की, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी-कभार सल्फर नामक तत्वों से यहाँ पर प्रोटीन आपका बना हुआ होता है।
प्रोटीन क्या करता है शरीर में रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण में ये यहाँ पर मदद करता है, ठीक है? तो प्रोटीन हमारा बहुत ज़्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कह सकते हैं कि मददगार साबित होता है। नए ऊतकों को बनाती है और टूटे-फूटे जो ऊतक होते हैं ना, उनकी ये मरम्मत करती है बच्चों, ठीक है? चलिए, अगला है यहाँ पर जल और अम्लों के बीच में संतुलन को नियमित ये करके रखती है। तो हमारे बॉडी में आपको पता है कि पानी भी है प्रचुर मात्रा में और एसिड भी होता है हमारे पेट में, स्टमक में, तो उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। कौन? प्रोटीन बच्चों। और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाती है तथा एंटीबॉडीज़ बनाती है। सोचिए बच्चों, एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसको बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। जिसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनता है, उसका शरीर जो है किसी इन्फेक्शन वाले रोग से या किसी प्रकार के रोग से लड़ नहीं पाता है ठीक तरह से। आपने कोरोना काल में ये बात सुना होगा कि भैया इसके शरीर में एंटीबॉडी बन गया। एंटीबॉडी बन गया मतलब कि कोरोना उसको हो गया, तो उससे लड़ने के लिए जो एक सेना बननी चाहिए हमारे शरीर में, वो बन गया, ठीक है? तो उसके निर्माण में जो अहम रोल अदा करता है, वो अदा करता है भैया प्रोटीन, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउ एसेंशियल इज़ प्रोटीन फॉर आवर बॉडी एक्सप्लेन। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। वीडियो को पॉज़ करके पूरा का पूरा रीड भी आप कर सकते हैं। और देखिए आपका यहाँ पर सोर्सेज़ भी बता रखा है, हिंदी मीडियम पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रोटीन के स्रोत बता रखे हैं आपको कि दूध या दूध उत्पादित जो चीज़ें होती हैं वहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से मिल जाएगा, सभी प्रकार की जो दाल होती है, चना, अनाज, मूँगफली, तिल, बादाम, सभी रेशेदार फल, सब्जियाँ जैसे पपीता, आम, कटहल, ठीक है? फ्रांसबीन, ग्वार, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं यहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है बच्चों। और एक और चीज़ बता रखा था कि अत्यधिक उपयोग हानिकारक है। हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक और गुर्दे में पथरी आदि यहाँ पर प्रोटीन अगर आप बॉडी में ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, दुनिया का कोई भी चीज़, उसकी अच्छाई देखने को मिलेगी तो बुराई भी देखने को मिलेगी बच्चों। उसी प्रकार से प्रोटीन है, अगर ज़्यादा कंज़म्पशन आप करेंगे तो आपको हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है, ठीक है? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, गुर्दे में पथरी हो सकती है कि नहीं? और प्रोटीन मिलता कहाँ से है? तो दूध से मिल सकता है, दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती है उससे प्रोटीन मिल सकता है, मूँगफली, चना, अनाज, इस तरह की चीज़ों से हमें यहाँ पर प्रोटीन मिल सकता है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है? चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि महिलाओं के लिए खेलों में भागीदारी के सामाजिक लाभों के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे कि महिलाओं के लिए खेलों में भागीदारी के सामाजिक लाभ। पहला, समन्वय कौशल में वृद्धि देखने को मिलती है। खेल टीम के खिलाड़ियों और खेलों में भाग लेने वाली महिलाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और सुधारने में मदद करता है, जो दूसरों के साथ समन्वय में काम करने का कौशल सीखते हैं, ठीक है? तो इस तरह से सामंजस्य बढ़ता है, अगर महिलाएँ जो है यहाँ पर खेलों में भागीदारी दिखाती है तो। और क्या होता है भैया, संप्रेषण कौशल में वृद्धि देखने को मिलती है। संप्रेषण खेल का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि खिलाड़ी को खेलते समय एक-दूसरे के साथ संवाद करना चाहिए। यह महिला प्रतिभागियों को अधिक स्वतंत्रता से अपनी बात को समझने में मदद करती है, ठीक है? तो अगर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं वो खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी तो इससे सामाजिक लाभ ये देखने को मिलेगा कि अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा, क्योंकि देखिए गेम्स के अंदर क्या होता है ना कि 2 प्लेयर जब खेल रहे होते हैं या बहुत सारे प्लेयर एक ही टीम में खेल रहे होते हैं, तो अच्छा खासा कम्युनिकेशन करना, संवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी, तो यह और भी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अच्छे आपसी संबंध, एक खेल अलगाव में नहीं खेला जाता है, यह एक टीम प्रयास है, ठीक है? अंदर हो या सहायक स्टाफ के रूप में खिलाड़ी को टीम में सभी के साथ अपने संबंध बनाए रखने चाहिए। महिला प्रतिभागी अपने रिश्तों को बनाए रखना सीखती है और एक दूसरे का सम्मान करती है, चाहे वह मैदान पर हो या मैदान के बाहर हो। अगर महिलाएँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, तो वो ये भी सीखेंगे कि कैसे एक टीम की तरह वर्क किया जाता है और गेम को जीता जाता है। और जब वो गेम में नहीं भी होंगी, यानी कि रियल लाइफ़ में होंगी, तब भी उनको पता चलेगा कि भैया एकता में ही बल है, ठीक है? तो ये भी लिख सकते हैं। अगला है
सहयोग में वृद्धि देखने को मिलती है। महिलाएँ जब मैदान में खेलती हैं, तो एक-दूसरे का सहयोग करना सीखती है। यह उनके जीवन का भी एक हिस्सा बन जाता है। ये सामाजिक लाभ है बच्चों। देखिए, जब महिलाएँ जो क्रिकेट के मैदान है या किसी भी तरह का मैदान में खेलती हैं, तो एक-दूसरे का सहयोग करना सीखती है कि हाँ, मैं इसका सपोर्ट करूँगी, तो हमारा टीम जीत पाएगा, है कि नहीं? वो मेरा सपोर्ट करेगा, तो हम जीत पाएँगे। उसी प्रकार से वह जब नॉर्मल जीवन में होती हैं, तब भी इस चीज़ को समझती हैं और सहयोग की भावना में वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि वे पूर्ण सद्भाव और शांति में दूसरों के साथ काम करना और सहयोग करना सीख जाती है गेम्स के अंदर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द सोशल बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज़ करके पूरा का पूरा रीड भी आप कर सकते हैं बच्चों। 30वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि अस्थि भंग, जिसको इंग्लिश में आप फ्रैक्चर बोलते हैं, इसके मुख्य कारण लिखिए, ठीक है? इससे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अस्थि भंग के कितने प्रकार होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि अस्थि भंग जो फ्रैक्चर हो जाता है बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को, तो वो किस कारण से होता है, ठीक है? तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, अस्थि भंग तेज प्रहार या टक्कर से हो जाता है, ठीक है? कई बारी आप देखते होंगे एक्सीडेंट हो गया, तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है। कई बारी हम खेलते-खेलते कहीं गिर जाते हैं, तो भी हमारा हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। और किस कारण से हो सकता है? तो खेलों में खिलाड़ियों में आपस में जोरदार टक्कर या खिलाड़ी का किसी भारी उपकरण व सुविधा से टकराने से भी हो सकता है। आघात, बलपूर्वक तथा अप्राकृतिक गतिविधियाँ जो होती है, इसके कारण से हो सकता है। लंबी दूरी अवधि की दौड़, पैदल चाल से हो सकता है। सख्त सतह पर कोई ठोस जगह है, वहाँ पर अनायासक रूप से या अनावश्यक कह लीजिए, उस रूप से गिरने से हो सकता है। शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है ना भैया, तो भी आपका फ्रैक्चर का समस्या हो सकता है। ओके बच्चों? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट द मेन कॉजेज़ ऑफ फ्रैक्चर। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है? चलिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन डी में देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो हमसे पूछे जाएँगे और इसका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 31वां क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। तो चलिए भैया पहले चित्र का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 पैर का चित्र आपको यहाँ पर दे रखा है। एक ए वाला पैर है, एक बी वाला पैर है, ठीक है? तो दोनों पैरों में क्या अंतर देखने को मिलेगा आपको कि एक गोरा है तो दूसरा काला है। माफ़ी चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? दोनों पैर भैया एकदम गोरा-गोरा है, ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पैर आपको नॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है? और एक पैर आपको चपटा दिखाई देगा, जिसको इंग्लिश में आप फ्लैट फीट भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया और ख़ास करके मैं अगर पैर और तलवों की बात करूँ, तो हमारा कुछ इस तरह का तलवा होता है। अगर आप अपना पैर उठा कर के अभी देखेंगे ना, तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा या फिर आप यूँ कह लीजिए पैर हाथ धो करके जब आप घर में चलेंगे, तो जो आपका पैर का निशान पड़ेगा ना, तो आप देखेंगे कि बीच में गैप रह जाता है। तो ये आपका नॉर्मल पैर है बच्चों, ठीक है? एक हो जाता है फ्लैट फीट जिसमें आप पैर हाथ धो करके पानी से और उसी पैरों की सहायता से जब आप ज़मीन पे चलेंगे, तो आपका जो पैर का छाप पड़ेगा वो पूरा-पूरा छाप पड़ेगा। तो ये भैया दिक्कत वाली बात है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट फीट बोले तो चपटा पैर, ठीक है? ये एक तरह का विकार होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उपरोक्त चित्र के बी में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। तो बी वाले में यहाँ पर चपटे पैर या फिर कह लीजिए फ्लैट फीट को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि उपरोक्त चित्र के बी में दर्शाई गई विकृति के 2 लक्षण लिखिए, ठीक है? कि भैया जो फ्लैट फीट आपका होता है, चपटे पैर होते हैं, तो इसके क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, सिम्पटम्स क्या देखने को मिलते हैं? तो चलते समय तथा खड़े होते समय पैर जो थम्ब्स होते हैं, इसके मध्य भाग में दर्द हो जाता है हमारा बीच वाले हिस्से में और पैर की लंबी छाप यहाँ पर जो होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है? पैरों को गीला करके यदि फर्श पर रखा जाए तो पूरे पैर का निशान देखा जा सकता है। अगर ये किसी व्यक्ति को हो रहा है मतलब उसको फ्लैट फीट यानी चपटे पैर का समस्या हो गया है भैया, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त चित्र के बी में दर्शाई गई विकृति के 2 कारण लिखिए, ठीक है? जो चपटे पैर हो जाता है वो किस कारण से होता है?
तो अगर आपका मांसपेशीय या मसल जो है वो कमज़ोर है, हड्डियाँ कमज़ोर है, तो ये समस्या हो सकती है। अगर वेट ज़्यादा है किसी का, ओवरवेट है वो व्यक्ति, तो भी यहाँ पर फ्लैट फीट का समस्या हो सकता है। मोटापा और कुपोषण के कारण हो सकता है। लंबे समय तक अगर भारी बोझा ढोते हैं, उठाते हैं, तो भी दिक्कत हो सकता है। चोट लगने से भी हो सकता है या फिर खराब जूते पहनने से भी हो सकता है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र के बी में दर्शाई गई विकृति के सुधारात्मक उपाय लिखिए। जो आपका चपटे पैर होता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है? तो इस तरह से सुधारा जा सकता है कि पैरों से लिखकर, ये एक मतलब खराब प्रैक्टिस है वैसे तो, लेकिन जिसको ये बीमारी हो जाता है भैया, उसको करना चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अ, जिस भी चीज़ से आप लिखेंगे, चाहे वो पेन हो या पेंसिल हो, वो विद्या है और विद्या भगवान होता है, सरस्वती माता होती है साक्षात। तो पैरों से लिखना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर उस संदर्भ में देखा जाए कि हाँ भैया, किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है, तब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है एक तरह से। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है बच्चों, कि पैरों से लिखना या पैर से विद्या की चीज़ को छूना एकदम पाप के समान होना चाहिए। ठीक है? दूसरा है रेत पर चलना तथा दौड़ना। जिसको भी चपटे पैर का समस्या है, वो रेत पर चल सकता है या दौड़ सकता है, पंजों पर कूद सकता है, उचित प्रकार के जूते पहन सकता है, जूते के मध्य भाग में रुमाल लगा कर के यहाँ पर पहन सकता है, ज़मीन पर गिरते हुए छोटे पत्थर के टुकड़ों को पैरों से उठाना, ताड़ासन तथा वज्रासन करना, ये चीज़ें अगर करता है कोई व्यक्ति जिसको यहाँ पर चपटे पैर की समस्या है, तो वो अपनी समस्या को सुधार सकता है बच्चों, ठीक है? तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये एक पिक्चर दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो ये समस्या है, इसको फ्लैट फीट बोला जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। बाकी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसके आंसर्स भी देख सकते हैं, किस तरह से आंसर्स लिखे गए हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है? चलिए परफेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वें क्वेश्चन के अंदर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर भी एक चित्र दे दिया गया है। इस चित्र के अंदर ना एक योगासन किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर रखा है। कौन-सा योगा का आसन है? इसे बोला जाता है हल आसन, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे ना, तो इस महिला की जो स्थिति है, एक हल के समान हो गई है, ठीक है? हल हमारा कुछ ऐसा ही होता है ना, जो यहाँ पर अगर आप लकड़ी वगैरह का हल देखेंगे, तो कुछ इसी तरह का होता है, जो यहाँ पर खेत को जोतने के काम में आता है। खेत को कोड़ने के, या यूँ कह लीजिए खोदने के या जोतने के, जो भी कह लीजिए, इसके काम में आता है। तो इस महिला की स्थिति भी कुछ उसी प्रकार से है। इसीलिए इस योगा के आसन को हल आसन कहा जाता है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी चित्र के आधार पर क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। अब देखिए अर्थ पूछ लिया, तो चलिए अर्थ बता देते हैं। हल आसन 2 शब्द हल और आसन से मिलकर के बना है। हल आसन, ये जो योगा का आसन नाम दिया गया है ना, हल आसन, तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है भैया आपका हल और दूसरा है आसन, ठीक है? जिसमें हल का अर्थ होता है ज़मीन को खोदने वाला कृषि यंत्र, मैंने आपको बताया, और आसन का अर्थ है बैठने की मुद्रा। इस योग को करने के दौरान शरीर की मुद्रा हल की तरह प्रतीत होती है, जिसके कारण इस योगासन को हिंदी में हलासन तथा अंग्रेजी में लो पोज कहते हैं बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो देखिए मैंने कई सारे लाभ लिख दिए हैं, जैसे कि हलासन क्या करता है, याचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद करता है। मधुमेह के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आसन है ये, तनाव और थकान वगैरह को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 सावधानियाँ लिखिए कि भैया अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको ये जो योगासन है हलासन, ये नहीं करना चाहिए। तो गर्दन में चोट की स्थिति में हलासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, तथा उच्च रक्तचाप या अस्थमा की अगर स्थिति है, आपको ये सारी समस्याएँ हैं, तो आपको ये वाला योगा का जो आसन है, हल आसन, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है? चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, क्वेश्चन देख सकते हैं, और इसके बेसिस पे ये देखिए चित्र दे रखा है आपका हलासन का, इसके बेसिस पे ये रहा पहला क्वेश्चन आपका, आंसर है हलासन। बाकी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और आंसर भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है बच्चों। सेम वही चीज़ रहता है आपका हिंदी मीडियम में जो मैंने समझाया, इंग्लिश मीडियम में भी सेम चीज़ रहता है, बस आपका यहाँ पर मीडियम बदल जाता है, इंग्लिश हो जाता है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है
कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको चित्र दे दिया है, जिसके अंदर एक भैया जी हैं जो यहाँ पर पुशअप्स मार रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं? पुशअप्स मार रहे हैं, जो अमूमन जिम वगैरह के अंदर नॉर्मली मारा जाता है। मैंने भी पुशअप वगैरह काफ़ी मारे हैं, और सुबह जब मैं एक छोटा-सा वर्कआउट करता हूँ ना, डेली बेसिस पे, तो उसके अंदर पुशअप्स मारने का प्रयास मैं करता हूँ, जिसके अंदर कुछ इस तरह की शरीर की स्थिति हो जाती है। आप देख सकते हैं जो पूरा पीछे वाला शरीर है एकदम स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, और दोनों हाथ हमारे इधर होते हैं ज़मीन की तरफ, और पैर जो होता है कुछ इस स्थिति में होता है, पंजों के बल हम यहाँ पर ये चीज़ करते हैं, ठीक है? ये पंजे देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर ऊपर-नीचे होते हैं हम लोग, हाथ का पूरा मतलब हमारे शरीर का पूरा जो प्रेशर है हमारे हाथ के ऊपर आता है और पैरों के पंजों के ऊपर आता है मेनली, ठीक है? चलिए अब देखिए इसके बेसिस पर यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम लिखिए। तो लड़कों के लिए पुशअप्स होता है ये, ठीक है? उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य लिखना है। तो उस इसका उद्देश्य होता है मापन, ऊपरी शरीर की ताकत, सहन शक्ति और ट्रैक जो होता है इसकी स्थिति को यहाँ पर मापा जाता है, ठीक है? इसकी स्थिरता को। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री लिखनी है आपको, कि ये जो टेस्ट है अगर करना है तो क्या-क्या ज़रूरी चीज़ चाहिए होता है। तो साफ सपाट यहाँ पर गद्दीदार सतह होनी चाहिए, एकदम समतल जगह होना चाहिए, क्योंकि ऊबड़-खाबड़ वाली जगह में करना बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। जिम वाला मैट हो तो बहुत ज़रूरी है, ये मतलब बहुत ज़रूरी कह लीजिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि अति उत्तम है, ठीक है? ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जिम का अगर मैट हो या फिर योगा मैट हो तो बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है? उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट की प्रक्रिया लिखिए। देखिए ये 1 मार्क्स के लिए रहेगा आपका, तो 2 ही पॉइंट आपको लिखना है। तो बाकी आप यहाँ पूरा प्रक्रिया पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया पुशअप होता क्या है, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये रहा आपका चित्र पूरा का पूरा। इसके बेसिस पर देखिए क्वेश्चन ये रहे हमारे, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? चलिए परफेक्ट। प्रोसेस ऑफ पुशअप्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे जाएँगे, और इनका आंसर आपको बच्चों 200 से, जी हाँ बच्चों, 200 से 300 शब्दों में देना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है हर एक क्वेश्चन के आंसर को। तो यहाँ पर देखिए 34वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बुढ़ापे के कारण आने वाले शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी परिवर्तनों को बताइए। आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि बुढ़ापा विभिन्न शरीर क्रियात्मक कार्यों की दक्षता में आने वाला निरंतर तथा अपरिवर्तनीय पतन या क्षय है। ये परिवर्तन प्रायः 30 वर्ष की आयु के उपरांत देखे जा सकते हैं। देखिए, इस धरती पर जो व्यक्ति पैदा हुआ है, चाहे वो एक लड़की है या एक लड़का है, उसका एक न एक दिन बचपन खत्म होगा, एक न एक दिन उसका जवानी शुरू होगा, और एक न एक दिन उसका बुढ़ापा भी शुरू होगा। ये एक ऐसी क्रिया है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, ये निरंतर चलता ही रहता है, और मेनली देखा जाता है कि जो व्यक्ति का बुढ़ापा आता है, वह 30 वर्ष की आयु के बाद हमें देखने को मिलता है कि हाँ भैया, अब आपका 30 साल क्रॉस हो चुका है, अब आप उस स्थिति में आ चुके हैं कि अब धीरे-धीरे आप बूढ़े होंगे, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं। अब आगे देखिए क्या बताया गया है कि बुढ़ापे के कारण आने वाले शरीर क्रियात्मक परिवर्तन जो कि निम्नलिखित है। इसके अंदर आप मांसपेशीय संस्था के बारे में लिख सकते हैं, पाचन संस्था के बारे में लिख सकते हैं, अस्थि संस्था के बारे में लिख सकते हैं, है ना? इन संस्थानों के बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए मांसपेशीय संस्थान के बारे में क्या बता रखा है कि मांसपेशियों के भार कार्य क्षमता में कमी आता है। हमारी जो मसल्स होती हैं बच्चों, इसके अंदर कमी देखने को मिलती है, थोड़ा वीक हो जाता है। अब बूढ़े लोगों को देखिएगा, उनका मसल्स वीक देखने को मिलेगा। जवान लोगों को देखिएगा, उनका मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आप बच्चों की मैं बात करूँ तो आपका मसल्स एकदम अभी स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी जो कार्य क्षमता है, कोई भी काम करने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन बूढ़े लोगों में ये कम देखने को मिलती है। पाचन संस्थान की बात करें तो शरीर के संगठक तथा उपापचय में भी कमी आ जाती है। एचसीएल और अम्ल द्रव्य पाचक एंजाइम तथा लार ग्रंथि में कमी देखने को मिलती है। देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ा-सा वीक हमें देखने को मिलता है कि नहीं? और आप लोग जैसे अभी जो है
जो जवान लोग हैं, जो मैं 12वीं क्लास की बच्चों की ज़्यादातर जब मैं बात करता हूँ, तब मैं बात करता हूँ इस एज ग्रुप का, यानी कि 18 साल से लेकर के 21 साल, ये जो एज ग्रुप है, यही 12वीं क्लास का मेनली होता है। आप में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो उम्र होगा 18 साल का होगा या 19 का होगा, 20 का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल आपकी उम्र होगी, ठीक है? तो ये जो एज ग्रुप है ना स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो आप जवानों की कैटेगरी में आते हैं, एकदम एडल्ट। और अभी आपका पाचन तंत्र ऐसा है ना, मेरे दादाजी कहा करते थे, लोहा खा के पचा दे बतू, ठीक है? मैं सोचता था लोहा खा के कैसे पचा सकते हैं? अब मुझे समझ में आता है कि उनका कहना था कि जो यंग लोगों का डाइजेशन सिस्टम होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, कि वो कैसे भी खाने को पचाने की शक्ति रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोहा ही खाने लग जाए, ऐसा नहीं। खराब खाना भी अगर आप खा लेंगे तो पच जाएगा। अच्छा खाना खा लेंगे, थोड़ा बासी खाएँगे, थोड़ा कम पका हुआ खाएँगे तो भी पच जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बूढ़े लोग हैं, उनको आप कम पका हुआ खाना दे दीजिए, कच्चा खाना दे दीजिए, उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। ज़्यादा पका हुआ खाना दे दीजिए, तो भी उनके शरीर में दिक्कत कर जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से पाचन संस्थान के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अस्थि संस्थान की बात करें, तो अस्थियों के घनत्व में कमी आती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और जल्दी-जल्दी अस्थि टूट जाती हैं, मतलब फ्रैक्चर हमें समस्या ये जो देखने को मिलता है, ठीक है? श्वसन संस्थान में परिवर्तन देखने को मिलता है। बढ़ती आयु में फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी आने लगती है। ठीक है? जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे हमारा जो फेफड़ों की काम करने की शक्ति है उसमें कमी देखने को मिलती है। ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण, ऑक्सीजन विनिमय क्षमता कम हो जाती है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है, आप लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। मैंने बहुत ज़्यादा लिख कर के आपको बताया है बच्चों। जितना भी आपको इसमें से याद हो पाता है, जो पॉइंट्स आपको आसान लगते हैं, उनको याद कर लीजिए और इनको भी याद करके अगर आप लिखते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तो बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35वां क्वेश्चन क्या है कि कार्डियोश्वसन संस्थान पर व्यायाम से होने वाले प्रभावों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो कार्डियोशन संस्थान जो होता है उस पर व्यायाम से होने वाले प्रभाव जो कि निम्नलिखित है। पहला, हृदय गति का बढ़ना। व्यायाम के अनुसार ही हृदय गति बढ़ जाती है। जैसे-जैसे हम एक्सरसाइज़ करते हैं हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। कभी आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करिएगा कि 1 किलोमीटर या 100 मीटर तेज़ी से दौड़िएगा और जब आप इतना तेज़ी से दौड़ने के बाद रुकेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। दिल धक-धक, धक-धक, धक-धक ऐसे होगा एकदम, ठीक है? तो वहाँ पर आपका क्या होता है हार्ट रेट बढ़ जाता है बच्चों। इसी प्रकार से बताया गया है कि जब हम व्यायाम वगैरह करते हैं तो इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। सहन क्षमता में वृद्धि होती है आपका कार्डियो स्वशासन संस्थान ये जो व्यायाम है करने से। यदि लंबी अवधि तक व्यायाम किए जाए तो व्यक्ति की सहन क्षमता जो होती है उसके अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। कोई भी कार्य बिना थके हुए लंबे समय तक किया जा सकता है। कई ऐसे व्यक्ति आप देखते होंगे जो कोई भी काम को बिना थके लंबे समय तक कर रहे हैं, ठीक है? और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे फिर बोलेंगे हाय भैया मैं तो थक गया यार, थोड़ा-सा रेस्ट करने दे, है कि नहीं? तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है। व्यायाम की तीव्रता तथा अवधि के बढ़ने के अनुरूप ही प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएँ निलय से निकलने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। कुछ बातें यहाँ पर आपको इस तरह से बता रखी है। वीडियो पॉज़ करके यहाँ पर आप सारा का सारा चीज़ देख सकते हैं और भी कुछ-कुछ बातें यहाँ पर आपको बताई गई है बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 36वें क्वेश्चन के अंदर। तो 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे कि कोमल ऊतकों की चोटों का वर्गीकृत कीजिए या वर्गीकरण कीजिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि क्लासिफाई द इंजुरीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है? तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि खेलों में कोमल ऊतक, मांसपेशी, तंतु, त्वचा, रक्त वाहिनी आदि पर लगने वाली चोटों का कोमल ऊतक चोट इसको कहते हैं, जो गेम्स के अंदर मेनली हमारे तंतु पर, त्वचा पर, रक्त वाहिनी इन पर लगता है, ठीक है? और इनके बारे में अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं रगड़ के बारे में, गुम चोट के बारे में लिख सकते हैं, विदाहरण के बारे में लिख सकते हैं। वीडियो पॉज़ करके सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसके आगे चले तो चीरा के बारे में आप लिख सकते हैं, मोच के बारे में लिख सकते हैं, जो मैंने पहले आपको समझा रखा है, खिंचाव, जो स्ट्रेस होता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा पूरा।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? चलिए परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 37वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में इसे ही डायबिटीज़ बोलते हैं बच्चों, ठीक है? तथा इससे बचने के लिए किसी एक आसन की विधि तथा लाभ यहाँ पर लिखिए। तो इसके बारे में समझिए बच्चों। मधुमेह आम तौर पर चयापचयी विकार है, यानी कि मेटाबॉलिक एक तरह का डिसऑर्डर है, इसके रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें रक्त में लंबे समय तक शर्करा की अधिक मात्रा पाई जाती है। मधुमेह में ये होता है कि या तो पेनक्रियास, जिसे आप अग्नाशय कह लीजिए, ये पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है, या अगर बना लिया है तो शरीर की कोशिकाएं इस इंसुलिन को ठीक प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती, प्रोसेस नहीं कर पाती है, तो उसको यहाँ पर मधुमेह हो जाता है बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये जो पेनक्रियास है वो कहाँ देखने को मिलेगा, उसको भी थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझिए बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे शरीर के अंदर का पार्ट पुर्जा है पूरा का पूरा, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्टमक देखने को मिलेगा, जो ओरिजिनली बोलते हैं ना हमारा पेट है, तो पेट ये रहा भैया, ठीक है? इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेनक्रियास देखने को मिलेगा। मैं एक बारी कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। ये देख रहे हैं, ये वाला आपका पेनक्रियास होता है बच्चों, जो कि आपका इंसुलिन रिलीज़ करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल मिठास वगैरह है कि नहीं? शुगर की जो मात्रा है वो बैलेंस रहती है। अगर पेनक्रियास आपका इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर रहा है तो डायबिटीज़ हो गया आपको। अगर आपका रिलीज़ कर रहा है, लेकिन हमारा बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो भी डायबिटीज़ हो गया, है कि नहीं? तो ये आपका डायबिटीज़ बोले तो मधुमेह होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो उसका लक्षण क्या देखने को मिलेगा? तो जल्दी थक जाएगा, प्यास बढ़ जाएगी, उसकी भूख लगेगा, धुंधला दिखाई देगा, उसका गुर्दा खराब हो सकता है, हृदय वाहिनी बीमारी हो सकती है, वज़न घट सकता है, पेशाब बार-बार आना, तो ये सब क्या है? आपका डायबिटीज़ का लक्षण है बच्चों। किस कारण से ये हो सकता है डायबिटीज़? तो गतिहीन जीवन अवस्था के कारण हो सकता है, बीमारी अगर आपको है तो हो सकता है, मोटापे के कारण हो सकता है, वज़न अगर आपका ज़्यादा है, भार अगर आपका बढ़ गया है तो हो सकता है, अगर ज़्यादा तनाव, टेंशन-वेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, तो भी ये समस्या आ सकती है। कैसे इसको सुधारा जा सकता है? तो इस बीमारी से व्यक्ति या तो बच सकता है या इसे नियंत्रण में रख सकता है। देखिए कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एक बार व्यक्ति को हो गया तो ज़िंदगी भर आप उसको कंट्रोल कीजिए, पूरी तरह से उसको खत्म नहीं कर सकते, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, है कि नहीं? ये ऐसी बीमारियाँ हैं। तो ये जो आपका बीमारी है डायबिटीज़, उसके अंदर ही आता है, ठीक है? इसको नियंत्रित करने के लिए आप यहाँ पर भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन, मत्स्येंद्रासन, इनका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है? अब बाकी यहाँ पर देखिए अर्धमतेंद्रासन विधि के बारे में आपको बता रखा है, वीडियो पॉज़ करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। और ये आसन करने का क्या लाभ होता है, ये भी बता रखा है यहाँ पर। फिर आपका पश्चिमोत्तासन, जो ये योगा का आसन है, इसको कैसे करते हैं, उसका पूरा विधि बताया गया है। और इसका क्या लाभ होता है, ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, जितना वर्ड लिमिट बोला गया है, उस वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर जो 6 है, इसका पार्ट 2 का वीडियो भी समाप्त होता है। इसी के साथ छठा सैंपल पेपर भी हमने कंप्लीट कर लिया फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का। ठीक है बच्चों? तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हो उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। अगर हमारे मोटिवेशन को इसी तरह से आप बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप फिजिकल एजुकेशन के 20 सैंपल पेपर खरीद सकते हैं। वैसे तो इनका प्राइस जो है ₹199 है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 50% का अभी ऑफ़र चल रहा है ऑफ वाला।
तो आपको सीधा ये सैंपल पेपर 99 रुपए में मिल जाएगा। उसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके उनको एक कूपन कोड बता दीजिएगा VSP07। जैसे ये कूपन कोड आप उनको बता देंगे, आपको इंस्टेंटली 50% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।